बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुआशरा इकाई से बनता है। हर शख्स मुआशरे का हिस्सा है, यानी सोसाइटी के माहौल और फिजा को खूबसूरत और बाहमी मोहब्बत और रवादारी से बेहतरीन बनाने में फ़र्द बुनियादी किरदार अदा करता है। कुरान भी एक आम फ़र्द से इसी अखलाकी किरदार के मुजाहरे का तकाजा करता है, जिसके मुताबिक सब इंसान एक दूसरे को नेक अमल की तलकीन करते रहें और सब्र व हिकमत से हालात को बदलने की कोशिश करें। अफसोस कि आज हम मजहब से दूरी के साथ अपनी तहजीब, सकाफत और अखलाकियात को भी भूल गए हैं, बेराह रवी का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से हम में बेहयाई, झूठ, चुगलखोरी, मकरो फरेब, गुरूर और तकब्बुर सरायत कर गए हैं। हम अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुके हैं, गंदगी फैला रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत नफ्स मजरू कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हर बुराई और ख़राबी दूसरों में है। इस मनफी सोच का नतीजा यह है कि हर फर्द अपनी ज़ात से हट कर दूसरों में खराबियाँ और बुराइयाँ देखने में लगा हुआ है। क्यों मुआशरा तेजी से इस तनज़्ज़ुली का शिकार है? रियासत क्यों इससे नजरें चुरा रही है? मीडिया क्यों इस चिंगारी में आग भड़काने का किरदार अदा कर रहा है? बात करेंगे आज के शो में, लेकिन पहले अवामी राय जानते हैं कि वो मुआशरती और इखलाकी ज़वाल का जिम्मेदार किसको करार दे रहे हैं। लोगों में अखलाक ख़त्म हो गया, इसलिए न तालीम में इदारे बंद है, तालीम का इदारे बंद है, स्कूल बंद है, लॉकडाउन चल गया, 3-3.5 महीने कारोबार बंद है, सब लोग परेशान हैं। हमारा माशरा जो इखलाकी बुराई है जो बढ़ रही है, आपस में बातें, किसी के साथ कोई दोस्ती वगैरह सब जो ख़त्म हुआ है, इसका मेन मसला जो है ये मोबाइल्स है। आजकल का हालात, माहौल, नफ्सा नफ्सी का जो दौर हुआ है ना, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि हर किसी का जो अच्छे लोग थे ना, उनका भी माइंड जो है ना वो डाइवर्ट हुआ है। माशरा हमारा अखलाकी ज़वाल की तरफ इसलिए है कि हमने 70 साल अपनी वो हिस्ट्री उठा कर देखते हैं तो उसमें हमें नज़र आता है कि हमने कोई काम ढंग से नहीं किया, इसलिए कि कुरानी तालीमात से हम दूर हैं, अपने दीन से, अपने मज़हब से हम दूर हैं, और मादियत परस्ती हम लोगों में ज़्यादा हो गई है, और झूठ हम लोग बहुत बोलते हैं। अपने कुरान को तो बिल्कुल हमने ना पढ़ा है, ना हम उसे हिदायत लेते हैं कोई। हम लोग जितनी टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं उसमें ये लैक ऑफ इंटरेस्ट है कि आपके जो फैमिली के मेम्बर्स हैं उनके साथ बैठ के और जिस तरह से वो लोग गाइडेंस देते हैं आपको, बुज़ुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। तालीमी इदारे बंद है, कारोबार बंद है, कंपनी सारे बंद है, बस लोग थक गया। हर कोई अपने पे लगा हुआ है, कोई किसी को कहीं पे बुराई हो, कोई किसी के साथ ज़्यादती हो रही, कोई तकलीफ़ किसी को पहुंच रही, लोग उस तरफ नहीं देखते। आप किसी को पूछो तो वो तालीम क्यों हासिल कर रहा है उसको खुद नहीं पता, बस उसको ये है कि मैं अच्छी एजुकेशन, मेरे पास डिग्री होगी तो मुझे किसी भी अच्छी पोस्ट पे या सीट पे जॉब मिल जाएगी। बर्दाश्त नहीं कि हर बंदा पैसे बनाने के चक्कर में लग गया है। अब हर बंदा चाहता है कि वो भी अमीर बने किसी न किसी तरह, इसलिए वो हर बात को झूठ बोलता है। वो लोग बेचारा एक लोन लेता है कि अपनी ज़िंदगी को संवारेगा, लोन ख़त्म हो जाता है, फिर बैंक वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ये पैसे वापस करो, तो वो घर से ही वो झूठ की इब्तिदा होती है। अपने बच्चों से कहता है कि कह दो घर पर नहीं हूँ मैं। माशरे में झूठ की वजह से, झूठ भी हम कितना बोलते हैं, हालांकि कुरान में कितना सख्त मना है कि आप झूठ ना बोलें, लेकिन अदम बर्दाश्त हो इसी वजह से, कुछ महंगाई की वजह से फ्रस्ट्रेशन है, कुछ ये हालात इस तरह के हो रहे हैं। हर कोई शॉर्टकट चाह रहा है कि जी किसी तरीके से आगे निकल जाए। हर किसी हसद की बहुत ज़्यादा हो गई है सबकी, और बस बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जो एक मेन चीज़ जो है कि आपकी जो वालिदैन का जो इनके वालिदैन की रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो गई है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करती हूँ, अपने मेहमानों को तारुफ करा दूँ। मेरे साथ अमीर अब्बास, सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप इंटेलेक्चुअल, अदीब, शायर, राइटर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आतिफ राठौर मेरे साथ मौजूद होंगे, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। तमाम मेहमानों को आज मैं बताती चलूँ कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और करंट सिचुएशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त अहमियत का हामिल है। हम बात कर रहे हैं आज सोशल वैल्यूज़ की, मुआशरती इक़्तिदार की, इखलाकी बहरान की। अमजद इस्लाम अमजद साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आप एक बड़े हसास प्रोफेशन से वाबस्ता हैं सर, ये जो इखलाकी बहरान इस वक्त हमारी सोसाइटी में नज़र आ रहा है, इसकी वजूहात क्या समझते हैं आप? देखिए, बात यह है कि हर चीज़ को का एक बैकग्राउंड होती है, एक हिस्ट्री होती है। जब तक हम उसके रेफरेंस से ना देखें तो चीजें पूरी तरह से समझ में शायद नहीं आती हैं। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ सब समझ लीजिए 1980 तक तकरीबन एक
हमारा जो निज़ाम तालीम है, हमारी दरसगाहें जो थी, हमारा मुआशरा जो था, हमारा एक दूसरे से इंटरेक्शन जो था, उसमें खास तरह का एक रख रखाव था, कोई थोड़ा सा आंख का लिहाज था और उठने बैठने। फिर हम आकर ये जब इंग्लिश मीडियम हमारे यहाँ स्कूल आए हैं तो इनमें हमने बच्चों को वो चीज़ें सिखानी छोड़ दी जो कि उनको घरों में सिखाते थे, फिर मीडिया पे सिखाते थे, फिर गली मोहल्ले में सिखाते थे, फिर स्कूल में सिखाते थे। तो अब जब वो एक गैप आ गया उनके, तो वो जो उन्होंने दुनिया भर में जो एक कल्चर चल रहा है, एक बदतमीजी किस्म की बेतकल्लफी का, तो उन्होंने वो अपनाया और किसी ने उनको टोका भी नहीं, रोका भी नहीं, समझाया भी नहीं। तो एक तो वजह मैं समझता हूँ नई नस्ल की ये है कि उनको किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया। दूसरी चीज जो है वो मुआशरे में जिसको आप नफ्सा नफ्सी कहते हैं, जब मुआशरा मादी कदरों के पीछे भागना शुरू कर देता है और उनको अपने ऊपर सवार कर लेता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो अखलाकियात है वो पीछे की तरफ सरकना शुरू कर देती है, क्योंकि ये अखलाक ही है जो आपको झूठ बोलने से बचाता है, जो आपको गीबत से बचाता है, जो आपको और बहुत सारी बुराइयों से बचाता है। लेकिन जब इनका ध्यान, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सोशल मीडिया में और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चंद बरसों से बहुत ऐसे इश्यूज को बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है जो मुआशरे में हैं तो सही, लेकिन शायद 1-2% होंगे, मगर हम उनको इतना उछालते हैं और इतना रिपीट करते हैं कि जो देखने वाले नई नस्ल के बच्चे हैं वो ये समझने पे मजबूर हो जाते हैं कि दिस इज ऑन, यार ऐसा तो होता ही है, सब कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो फिर वो मैं समझता हूँ कि जो अखलाकी बहरान जो है वो और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। तो ये 2-3-4 बुनियादी बातें हैं। एक तो तरबियत की कमी है, फिर हम अपने माजी से डिसोसिएट हो गए और फ्यूचर में भी जो हमारे रिश्ते हैं वो उन वैल्यूज के साथ हम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर हम अपनी वैल्यूज की तरफ जाएं और फिर दुनिया के साथ रहने के लिए दुनिया से लेन देन करके उनमें छोटी मोटी कॉस्मेटिक चेंजेस कर लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये जो बेसिक तब्दीली है कि आपका जो निज़ाम अखलाक है वो एक तरफ रह जाए और आप एक दूसरे निज़ाम अखलाक में जिंदा रहने लगें, तो शायद ये चीज जो है ये बड़ी खतरनाक। ठीक है, अमीर अब्बास साहब, बीइंग अ मीडिया पर्सन, मेरा आपका वास्ता 10-15 साल से है मीडिया से। जब हमने आगाज किया था अपने मीडिया करियर का तो हमारे अंदर एक एथिक्स, एक रूल्स, एक नॉर्म्स थे, लेकिन आज बीइंग अ मीडिया पर्सन आप भी और मैं भी जब हम कोई शो करने जाते हैं तो हमें रेटिंग के चक्रों में उलझा दिया जाता है जहाँ अखलाकियात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस हवाले से आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया। जैसे आप खुद एक ऐसा हुआ आपको इस फील्ड में, जब आपका जर्नलिज्म जो है वो कमर्शियल जर्नलिज्म बनता है, जब आपके चैनल्स और आपके अखबारात मनी मिंटिंग मशीनें बन जाएंगे जिनका काम सिर्फ पैसे छापना है, जब कुछ और लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी चैनल्स के जरिए से पूरे करने की कोशिश की जाए, जब चैनल्स और उनमें बैठे हुए सहाफी सियासतदानों के भी गुमाश्ते बन जाएं, तो फिर आप किस सहाफियतदार की या आप किस जर्नलिज्म की तवक्को करेंगे? मैं तो एक तालिब इल्म सहाफत का, मैं तो कोई सीनियर साहबी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि हमारे सहाफत में कोई मौलाना जफर अली खान नहीं। ये जो सहाफत जो वो सहीफा से निकला और वो जो अंबिया का सहीफा और सहीफा से सहाफत की कोई सहाफत, ना कोई सहीफा है ना कोई सहाफत है, खत्म कहानी। ये सब प्रोपेगेंडिस्ट बन चुके हुए हैं, ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो चुकी हुई है, सब्जेक्टिविटी हर तरफ छाई हुई है। लोगों को पहले प्री कंसीव्ड नोशन के मुताबिक देखते हैं। अगर मुझे नवाज शरीफ पसंद है तो बस मैं नवाज शरीफ के गोबर को भी हलवा कहूंगा, अगर मुझे इमरान खान पसंद है तो मैं इमरान खान के गोबर को भी हलवा कहूंगा। इसी तरह से अगर जो दूसरे रियासती इदारे हैं अगर कोई उनके साथ मिला हुआ है तो उनकी राग लापेगा। और बदकिस्मती से जो आपने सवाल पहले अमजद साहब से किया, देखें अमजद साहब चूंकि शायर हैं, अदीब, और मैं तो ऐसे शख्सियात को माशरती मौलिद समझता हूँ जो माशरे का इलाज करते हैं। ये चूंकि आपके पूरे आप सहाफी को काट के अलहदा नहीं देख सकते आइसोलेशन में माशरे के। मैं इसी माशरे का फर्द हूँ, इसी में मेरी परवरिश हुई है, मैं जिनका बेटा हूँ वो इसी माशरे में है, जिनका बहन भाई हूँ वो इसी माशरे में है, तो कहीं ना कहीं माशरे की छाप मेरे पर है। आपको जब आप सहाफत को देखते तो आपको थोड़ा ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ेगा। और असल सवाल हमारे माशरे का वो है जो आपने अमजद साहब से किया,
हम कभी बात करते हैं जी हमारा सहाफी ऐसा क्यों है, कभी हम बात करते हैं हमारा पुलिस वाला बदकिरदार क्यों, कभी हम कहते हैं हमारा जज को बिक जाता है, कभी हम कहते हैं हमारा वकील क्यों माफिया बन जाता है। वो बाबा हमें बात करनी है हमारा, ये सब माशरे के छोटे छोटे कल पुर्जे हैं। हमें उस पूरी मशीन की बात करनी है कि वो पूरी मशीन का बड़ा गर्क हो गया, वो पूरी मशीन तबाह करके रख दी है, पूरी मशीन को जंग लग जा रहा है, पूरी मशीन गल गई है। वो मशीन जो है वो समाज है, वो माशरा है। जब वो मशीन सही तरह से काम करेगी उसके छोटे छोटे कल पुर्जे खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो जो आपके माशरे में जिस या आपके मुल्क में जिस कौम साजी का अमल होना चाहिए था, देखिए दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर या रियासत में जो मुसावी चलते हैं, जैसे नहर के दो किनारे साथ साथ चलते हैं। एक को कहते हैं कंट्री बिल्डिंग और एक को कहते हैं नेशन बिल्डिंग। कंट्री बिल्डिंग से मुराद ये है कि आपने मोटरवेज बना दी, आपने अंडरपासेस बना दिए, आपने आसमान से छूने वाली इमारतें बना दी। और नेशन बिल्डिंग का मतलब है आपने इंसान का पुत्र बनाया किसी, जो आप नहीं बना रहे हैं। आप माशाल्लाह ऐसे बदबख्त लोग हो चुके हैं कि आपने ना कंट्री बिल्डिंग की 73 सालों में, ना आपने नेशन बिल्डिंग की। लानत भेजते नेशन बिल्डिंग पे, कंट्री बिल्डिंग ही कर देते। कोई चीज दिखाएं अपने मुल्क में जो आपके हुक्मरानों ने। तो अमीर अब्बास ये काम किसका है, ये काम किसका है ये सारा? देखिए इसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन मैं बड़ी कन्विक्शन के साथ आपको ये बात कह सकता हूँ एक तालिब इल्म होने की हैसियत से, सोसाइटी का, पॉलिटिक्स का, जर्नलिज्म का, कि इन दी एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रियासत के हुक्मरानों पर होती है। वो एक यूनानी कहावत है कि मछली जो है वो अपने सर से गलना शुरू होती है। जिस रियासत के हुक्मरान का किरदार कमजोर हो, उसके किरदार में झोल हो, उसके गुफ्तार और किरदार में फर्क पाया जाता हो, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए, वो ताकत के और इक़्तिदार के और पैसे के नशे में पड़ जाएं, तो फिर आपकी कौम जो है वो आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो उस हुक्मरान के पतन से एक अच्छी कौम पर। अब इस पर ये भी बहस है कि जी जैसे अवाम होंगे वैसे हुक्मरान होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज ठीक नहीं है। जैसे हुक्मरान होंगे वैसे अवाम। अवाम देखें 22 करोड़ अवाम है और हुक्मरान कितने होते हैं आपके मुल्क में, यानी चारों असम्बलियां, कौमी असम्बली, सेनेट के अगर आप कुल मेंबरान की तादाद देखें तो वो 1172 बनती है। 22 करोड़ लोगों को ठीक करना आसान है या 1172 लोगों को ठीक करना आसान है? और आप ये जो बुराई है वो बुराई है, हमें उस बुराई को रीइन्वेंट नहीं करना। जो अच्छाई है वो अच्छाई है। ये बड़ा भोंडा किस्म की दलील दी जाती है कि जी वो वक्त के साथ साथ चीजें ठीक होती। क्यों भाई? ऑनेस्टी यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। ऑनेस्टी इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी अपनाने के लिए आपको 500 साल चाहिए। ये क्या तमाशा है, स्टूपिड किस्म की लॉजिक है जी, हमें फलां काम करने के लिए वक्त चाहिए। मैं नहीं मानता इस चीज को। अच्छा अमजद इस्लाम अमजद साहब, आपने यकीनन अमीर अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। हम नेशन बिल्ड की बात करें, रियासत का बड़ा इसमें हाथ है, उसकी भी बात करें, लेकिन हर शख्स का सोसाइटी में हिस्सा होता है। लेकिन हम जो है वो कलेक्टिवली चीज़ों को देख रहे होते हैं, हम खुद को नहीं, मुआशरे को क्यों बदलना चाहते हैं? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में अमीर अब्बास ने जो बातें की हैं वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे। जाहिर है कि चीज को देखने के और रुख भी हो सकते हैं और पहलू भी, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पहलू अब वही है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। वो जो नेल्सन मंडेला का मशहूर जुमला है ना, कि वो किसी ने पूछा था कि लीडर में और पॉलिटिशियन में क्या फर्क होता है, तो उसने कहा था कि पॉलिटिशियन अगले इलेक्शन के बारे में सोचता है, लीडर पूरी लीडर अगली नस्ल के बारे में सोचता है। तो ये जो अगली नस्ल के बारे में सोचना है, हम तो अपनी नस्ल के बारे में भी नहीं सोचते, अगली नस्ल को बड़ी दूर की बात है। और इसमें शक नहीं कि माशरा सारा का सारा इसका जिम्मेदार है, लेकिन अगर जो कुव्वत नाफजा है वो कमजोर पड़े तो फिर बाकी चीजें जो है वो किसी के भी काबू में नहीं आती। तो अगर ऊपर लोग कन्विक्शन वाले हों, विजन वाले हों, डिटर्मिनेशन वाले हों, सलाहियत वाले हों और वो इस चीज में अपने आप को डालें, तो फिर बाकी चीजों को समेटना आसान हो जाता है। लेकिन आप देखिए, जैसे मैं कहा गया कि जब मीडिया जो मालिकान है और उनका जो कुछ मीडिया पे हो रहा है, इसमें अगर चंद मीडिया मालिकान है ना, कोई जैसे इन्होंने 1172 बंदों का नाम लिया, तो चंद मीडिया मालिकान है, उनको डराया धमकाया ना जाए। उनके सामने दो ऑप्शन रखी जाएं कि देखो, एक ऑप्शन ये है जिसमें आप कौम को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं और एक ऑप्शन ये है जिसमें आप कौम की बिल्डिंग में शामिल हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप तबाही की तरफ जाने का क्यों हाँ करते हैं, तो फिर आपके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं इतना उस माशरे में
ये होनी चाहिए डिटर्मिनेशन। तो फिर ये है कि अवामी राय हमारे यहाँ बदकिस्मती से 50% लोग वैसे ही पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी जिसको कहना है जिसमें जो तमाशबीन किस्म की खलकत हमारे यहाँ ज्यादा है, पीछे भागने वाली, और लोग जो है रिएक्ट नहीं करते। यूरोप में, वेस्ट में आप जो तरक्की देखती हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ लोग जो चीज बुरी लगती है उसको बुरा कहते हैं। वो ठीक हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन वो बुरा कहते तो हैं। तो हमारे यहाँ जो है ये बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि जिस तरफ हम हैं वो सच है और जिस तरफ दूसरा है वो गलत है। तो ये चीज जो है मैं समझता हूँ कि कोई मुआशरा, हमारा मजहब भी हमें यही सिखाता है कि एक दूसरे को स्पेस दिया करो। जितनी स्पेस आप मांगते हैं अगर आप उतनी दूसरे को देना शुरू कर दें तो सारा मसला ठीक हो जाता है, पूरा मुआशरा ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने लिए स्पेस ज्यादा मांगते हैं, दूसरे को देने को तैयार नहीं होते। ये हमारा ओवरऑल एटीट्यूड है जो फिर सारे तबकों से होता हुआ ऊपर से ऊपर चलता जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बुनियादी जो हमारे करिकुलम्स हैं, जो हमारा निज़ाम तालीम है, उससे प्राइमरी एजुकेशन से बच्चों के ज़हन में कुछ बातें डालनी चाहिए कि उनको नो कहना आए, उनको यस कहना आए, और उनको नो और यस का पता चले इनका मफहूम क्या होता है। अगर हम इस तरफ चलें तो मैं नहीं समझता कि हमारी किस्मत में हमेशा के लिए जो बर्बादी तबाही लिखी हुई है चीजें ठीक ही होती। ठीक है, अच्छा मेरे पास जरा मैं एक जो बात की है प्राइमरी एजुकेशन की, अमजद साहब ने पहली तरबियत गाह जो होती है वो माँ की गोद होती है, उसके बाद स्कूल होता है, फिर हमने देखा कि मेरी और आपकी जनरेशन ने फिर भी वो फैमिली नॉर्म्स देखे हैं, वो फैमिली वैल्यूज़ देखी हैं, मगर आज के बच्चों में, क्योंकि स्पेस की बात की, हम जो साहब ने बहुत सारी एस्पेक्ट से बात की है, मुझे ये बताइए कि आज के बच्चे जो हैं, आज की जनरेशन जो है, उनको फैमिली वैल्यूज़ के बारे में पता है? क्योंकि अब मीडिया ने या फिर इंटरनेट ने इतनी ज़्यादा एक बेहंगम सी ज़िंदगी बना दी है कि हम अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते। इसके एक माशरती बहरान की, इक़्तिदार की, इक़बार की ये भी वजह हो सकती है। देखिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो नेपोलियन से मंसूब है। उसने कहा था कि आप मुझे पढ़ी लिखी माँ दें, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दूंगा। बिल्कुल। एक तो तालीम का बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने माशाल्लाह। एक तो तालीम दी ही नहीं, दी वो इतनी सब स्टैंडर्ड तालीम थी कि उसने वो बिल्कुल माजो गामों वाली कौम बना के रख दिया हमें। वो क्वांटिटेटिव तालीम थी, वो क्वालिटेटिव थी ही नहीं। 2.5 करोड़ बच्चे तो इस वक्त भी आपके तालीम से बाहर हैं जी। ये 2.5 करोड़ बच्चों का मतलब ये है कि 2.5 करोड़ खानदान, हर फर्द एक खानदान बनाता है। 2.5 करोड़ यही जो बच्चा आज नई स्कूल में गया और आप उसको नहीं डाल सके, अगर वो 6-7 साल की उम्र क्रॉस कर जाएगा फिर वो कभी स्कूल में नहीं जाएगा। वो सारी ताहयात वो किसी वर्कशॉप के ऊपर छोटा बन के काम करेगा, वो कहीं पर दिहाड़ीदार मजदूर बनेगा, कहीं सड़क पर पत्थर फुटेगा बैठ के। तो आपने तो एक तरह से 1/4 कौम बर्बाद आज से करना शुरू कर दी। आज से 50 साल के बाद एक शाजिया खान, एक अमजद इस्लाम अमजद, एक मेरे जैसा खट्टू बैठ के बात कर रहे होगी जी कौन को क्या आवाज हो भाई, कौन तो आपने आज उसकी बर्बादी की दीवार रख दी, आपने टेढ़ी कर दी आपने। खानदान जो है ना वो होता है माशरे की इकाई, बुनियादी इकाई जो है ना उसको फैमिली कहते हैं माशरे की। उस बुनियादी इकाई से फिर माशरा तामीर होता है। कौन सी तालीम या तरबियत आप कर रहे हैं माशरे के अंदर, जो आप यानी हम किस जगह पे हमें पढ़ाया जाता है, या हमसे मुराद ये कि जो आने वाली जनरेशन है, कहाँ बताया जाता है कि आपने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट नहीं करना, कहाँ बताया जाता है कि आपने माशरे में जिम्मेदार शहरी बनना है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, कहाँ बताया जाता है कि आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, इनटॉलरेंस नहीं होनी चाहिए, कहाँ बताया जा। हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे अपने जमाने में कि हमारे बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हों, हम आलती पालती मार के सोफे पे बैठ जाएं। बिल्कुल, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, हमें तो घंटों टांगे नीचे झुका के बैठना पड़ता था। बिल्कुल, डर के हमारे कमरे में नहीं आते थे अमीर अब्बास, नहीं आते थे। बिल्कुल, ये तो मैं कोई 150 साल पुरानी बात नहीं है, तो बात 25-30 साल पुरानी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज ये इसमें जारी बात है, वो जो इकबाल ने शायद कहा था कि दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरब्बत को कुचल देते हैं हालात। तो ये जो अब पूरी दुनिया जिस तरह से गैजेटरी पे, टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रही है, ये पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। ये हमारे माशरे के लिए तो है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है कि ये जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो माशरती इक़दार हैं, जो अखलाकियात हैं, इनको कैसे बचाना है, प्रिजर्व कैसे करना है। अब ये नापैद हो जाएंगी, जैसे कुछ चीजें एक्सटिंक्ट हो जाती है ना, खत्म हो जाती हैं। कुछ जानवर ऐसे थे जैसे डायनासोर है, खत्म हो गया, नापैद हो गया।
जैसे कुछ ऐसी तहजीबें हैं जो मिट गई। खुदा ना खास्ता अगर हमारे यहाँ आदाब मिट गए, नापैद हो गए, हमें इनको हनूद करना है भाई, हनूद करके रखो, इनको बचाओ। बचाना है, बचा सकते हो तो बचाओ। आज इनको इस तरह लाश हनूद की जाती है, इन आदाब को खुदा के लिए हनूद करके रखो। इन अखलाकियात को हनूद कैसे, क्या दोगे अगली कौम को, अगली नस्लों को क्या दोगे? आप इस मुल्क में जो देखें ये शादियां जो बच्चों के साथ हो रही, बिल्कुल कुछ तसव्वुर कर सकते हैं? इस मुआशरे से घिन आ रही है, बस सही कह रहे हैं। अपने जिस्म से तासुर उठता हुआ महसूस हो रहा है कि जो खबर ना इस मुल्क में बच्चा छोड़ा है, ना हमने इस मुल्क में औरत छोड़ी है, ना हमने घर में किसी को बख्शा है, ना हमने किसी को मोटर दे बख्शा है। यानी यहाँ से लेके आप मिलावट, 2 नंबरी, झूठ, नफकत, बदयांती, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एक अजीब किस्म का, हम ज़ाहिरी तौर पे मादी तरक्की को देख के शायद हमें महसूस नहीं हो पा रहा कि हमारे अंदर क्या शरायत कर चुका है। लेकिन जब हम एक जिसे वो कहते हैं ना गोशवाड़ा खोल के बैठते हैं तो फिर पता चलता है कि भाई हम एज ए नेशन कहाँ खड़े। मैंने वेस्ट में, जिनको हम बहुत बुरा कहते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसी दुकानें देखी हैं जिन दुकानों पे कोई सेल्समैन नहीं होता। ग्राहक आता है, वो चीज उठाता है, पैसे रखता है और चला जाता है, पैसे रखता है, साथ कैश भी पड़ा हुआ है, और क्रेडिट कार्ड की और अमीर अब्बास अंदाजा लगाएं कि हम तो सबील की टंकी के साथ भी जो रखा गिलास होता है उसमें जंजीर बांध उसको के भी रखते हैं। जंजीर से बांध के हद जाते है, हैं। आप देखें। तो अब मतलब कहाँ से आप शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? वो जिसे कहते हैं ना कि हाथ, वो शायद वो मैं भूल रहा हूँ कि वो हाथ ऐसे बंधे हुए हैं जैसे रेशम के तार बंधे हुए होते हैं। आप बताओ कि इस धागे को जुदा किससे करूं? इस सारे मसाइल इतने गुंजलक हो चुके हुए हैं, लेकिन बहरहाल किसी ने तो सोचना है ना बैठ के। ठीक है, ये प्रोग्राम इसीलिए मुरतब किया गया है कि मौशरती पस्ती कितनी इंतहा तक पहुंच गई है और इसका सद्देबाब क्या होना चाहिए। ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, अपने मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमजद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम लोग जो हैं वो कसरत के साथ ऐसे अपने माशरे के हवाले से बात करते हैं, अखलाकी ज़वाल पर गुफ्तगू भी करते हैं, फिक्रमंदी का इजहार भी करते हैं, मगर क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि कुछ तो माशरे में इस हवाले से अवेयरनेस पैदा हो कि हम किस पस्ती की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक। अभी जो मेरे बात ने भी आपसे बातें की, बातें वही हैं, वो थोड़े से बिटर हो गए थे और होना भी चाहिए, क्योंकि ये बात दिल को तकलीफ देती है और अपने आइंदा नस्लों में भी आपको अंधेरा नजर आता है। लेकिन देखिए, बात ये है कि हमें दुनिया के साथ चलना है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें तकरीबन दुनिया की शर्तों पे चलना है, क्योंकि हम अंडरडॉग हैं, हम नीचे लगे हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम टोटल हथियार डाल के जो है अपने चप्पू बप्पू फेंक के एक तरफ बैठ जाएं। ये जो बातें की गई कि हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से देख देख के बहुत कुछ सीखा था, किसी ने नहीं पढ़ाया था जी। मैं जब अपने वालिद को देखता था कि किसी उनसे बड़ी उम्र का कोई आदमी, चाहे वो आमदनी में मुआशी तौर पे उनसे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो आता था तो वो उठ के खड़े हो जाते थे और उसको बिठाते थे और फिर बैठते थे। अब ये चीज कोई लेक्चर नहीं देते थे, आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपके बड़े जो हैं वो किन लोगों से किस तरह से मिलते हैं, अदब किस तरह से करते हैं, एहतराम किस तरह। अभी जो बात तो कर रहे थे कि कई कई घंटे जो हैं लोग पहलू नहीं बदलते थे बुजुर्गों के सामने, तो अब ये चीजें उस तरह से तो नहीं आएंगी, लेकिन इनको किसी ना किसी तरह से जरूर प्रिजर्व किया जा सकता है। अगर ये हमारे ही बच्चे हैं और इनकी जो खराबियां हैं, मैं माफी चाहता हूँ, वो 90% खुद हमारी पैदा करता है, हमारे सिस्टम की पैदा करता है। इन्हीं बच्चों को अगर हम सही तरबियत दें, ये चीजें सिखाएं, तो यही बच्चे ठीक बिहेव भी करना शुरू कर। मैं वैसे बड़ा एक ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ हमेशा से, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अमजद साहब, अब तो घर पहली तरबियत गाह होती है, झूठ का आगाज घर से ही शुरू किया जाता है। जब बड़े झूठ बोलते हैं तो बच्चे भी वही देख के सीखते हैं। नहीं, वो ठीक है, ये तो पुरानी कहानियों वाली भी बातें ये होती हैं, लेकिन मैं ये बताता हूँ, अब दुनिया जो है ना, अपना शादियां देखो, अब ये एक खुला हुआ मैदान है। वो जमाने गए कि घर से एक चीज शुरू हुई और फिर वहां, अब पूरी दुनिया जो है वो सो कॉल्ड जो ग्लोबल विलेज बना हुआ है, तो एक चीज का इम्पैक्ट जो है वो इतनी जल्दी हजारों मील क्रॉस करता है कि कभी पहले वक्तों में कोई सोच नहीं सकता। तो अब हमें सिर्फ देखना यह है कि हम एक ऐसा फिल्टर जरूर अपने मुआशरे में रखें कि बाहर से जो चीजें आती हैं, अगर हम उनको रोक नहीं सकते तो कम से कम उनको फिल्टर करके उनका जो इंजूरियस हिस्सा है, जो तकलीफ दे हिस्सा ज्यादा है, उसको कम करने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ से अपनी वो वैल्यूज
जो अगले जमाने में चल सकती हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज होती हैं जो पीछे रह, वो डायनासोर की तरह जो उन्होंने मिसाल दी ना, कुछ चीजें पीछे रह गई हैं, उनको बेशक छोड़ दें, लेकिन एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए कि जिसमें हमारे बच्चे मॉडर्न आदमी के तौर पे भी जिंदा रहें और उनके अंदर उनका वो अखलाकी वजूद भी जिंदा रहे जो उनकी अपनी पहचान है और जो इंसानियत की पहचान है। ठीक है। अच्छा मेरा बस एक तो सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं कि हम बुराई को फैशन समझने लगे हैं। मतलब हम देखते हैं कि माशरे में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसा है तो इज्जत उन्हीं की है। साथ साथ हम ये देखते हैं कि माशरे के बिगाड़ में करप्शन, बददियानती, ये सब चीज़ें इतना पेनिट्रेट कर चुकी हैं कि माशरे का हर फर्द जो है इसको अब जायज़ समझने लगा है। ये भी एक वजह है माशरती पस्ती की। जी आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, क्योंकि जब माशरे में आपके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिन स्टैंडर्ड्स या मेयारात के ऊपर हर शख्स, हर फर्द माशरे का वो अपनी जांच पड़ताल करता है, वो अपनी फरमाइश करता है उन मेयारात के मुताबिक। आपने माशरे के मेयारात बदल दिए, माशरे में इल्म मेयार नहीं रहा, माशरे में शराफत मेयार नहीं रही है। मेरा मकसद ये कहने का ये नहीं कि बिल्कुल चीजें खत्म हो गई हैं, मुराद ये कि जो आपने कहा कि अब लोग पसंद करते हैं नमूदो नुमाइश को, लोग पसंद करते हैं जाहो हशमत को, लोग पसंद करते हैं पैसे के रेल पेल को, लोग वो जो था ना कि फक्र, वो फक्र अब उस तरह लोगों को पसंद नहीं है। वो फक्र वाले को तो कोई रिश्ता नहीं देता अब बेटी का। अब वो तो रिश्ते से पहले भी ये तकाजे होना शुरू हो गए हैं कि इसके मालूम मता को पहले देखो, लेकिन दौलत को देखा जाता है, ये नहीं कोई देखता कि दौलत का माखज़ क्या था, दौलत का सोर्स क्या था। वो पहले हमने तो सुना है अपनी माओ से और अपने बुजुर्गों से कि वो रिश्ते से पहले वो कहा जाता है लड़की की माँ नहीं लड़की की नानी देखो। ये देखिए ना, ये कुछ ऐसे एक होता है पढ़ना, एक होता है गुलना, ये कुछ चीजें ऐसी थी जो हमारे माशरे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म हो गई। और जो मयार है वो बहरहाल ओहदा, बड़ा मनसब, आप अपने रिश्तेदारों में देखें, आप अपने दोस्तों में देखें, हम किस रिश्तेदार को वक़्त देते हैं, हम किस रिश्तेदार को मिलना पसंद करते हैं, उसी को जिसके पास अच्छा ओहदा होगा, जो बहुत फायदे इख्तियार होगा, जो जिसके पास पैसा होगा, और जो बेचारा कमजोर रिश्तेदार है, गरीब रिश्तेदार है, उसको हम जो है वो नहीं अपने जिंदगी में कोई जगह देना पसंद करते। तो ये चीज आ चुकी है। मैं एक चीज आपको बताऊं, तो मैं पहले लीडरशिप की बात कर रहा था, क्योंकि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ जो सारा नजला इंडियन लीडरशिप पर ही गिराता है। अच्छा, अब लीडरशिप से बोला कि ना मैं मौजूदा ना मैं पिछली लीडरशिप, मैं तो सक्सेसिव लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। देखिए ली कुआन यू आया था सिंगापुर में, सिंगापुर का फाउंडर ऑफ सिंगापुर कह लें, या सिंगापुर उस कौम को खड़ा करने वाला। सिंगापुर एक जमाने में जब कॉलोनी था बरतानिया का, तो ये वहां पे बरतानिया के जो घोड़े थे लॉर्ड साहब के कोबा खाने थे, वो वहां पे अयाशी के लिए आया करते थे। दुनिया की बदकार और बदतरीन कौम थी, न शक्ल से न अकल से, ठीक है, लेकिन उसने आके उस कौम को, जैसे माँ या बाप बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, ली कुआन यू ने खुदा की कसम अपनी कौम को उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, माँ और बाप की तरह। उसने यहाँ तक बताया शाजिया कि तुमने जब टॉयलेट यूज करना है ना, तो तुमने जब तुम बाथरूम में जाओगे, रेस्ट रूम में, तुमने टॉयलेट कैसे यूज करना है, तुमने जब कमोड पे बैठना है ना, तो तुमने उसको फ्लश करना है। ये उसने सिखाया है। ये मैं लबीक को कहानी अफसाना नहीं, उसने हकीकत उसे जुर्माने रखे। उसने कहा कि अगर तुमने पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल किया और फ्लश नहीं करोगे, मैं तुम्हें इतने डॉलर जुर्माना करूंगा। थूक, सड़क पे थूकेंगे आप सिंगापुर में, आप सिंगापुर में च्युइंगम नहीं खा सकते, बिल्कुल वहाँ पे बैंड है। आप थूकेंगे सड़क के ऊपर, जुर्म है। सड़क के ऊपर आपने कुछ खा के मेरा बस यही अपने मुल्क से जब लोग बाहर जाते हैं तो बिल्कुल वो जो है ना रूल्स एंड लॉ को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ जुर्माना होना है। यही क्यू में लगते हैं, यही लाइन में लगते हैं, यही सब्र के साथ सिग्नल फॉलो करते हैं, और अपने मुल्क में आके ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो जाहिर बात है जब आपके मुल्क में उनको पता है कि ये तो सरजमीन बेआईन कानून है, ये तो लैंड ऑफ नो लॉ है, ये तो इस यहाँ पे तो सिर्फ एक कानून है, और वो है सिक्का राइजुल वक्त। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप किसी साहिब इक़्तिदार के साथ जुड़े हुए हैं, तो बस फिर ये मुल्क आपके लिए एक ऐसी चरागाह है, जैसे मवेशी किसी चरागाह में चरने के लिए जाते हैं ना, तो कभी इधर मुंह निकल गया, कभी उस तरफ मुंह करके निकल गया। तो ये तो एक पास्चर है बड़ी खूबसूरत। ठीक है, इस चरागाह में लोग आते हैं, वो चरते हैं और वो चारा खा के निकल जाते हैं। ठीक है,
चले अमीर अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि आपकी कमिटमेंट है, हमें आपको जल्दी फ्री करना है। आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। अमजद साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि इस वक्त हम मीडिया के ऊपर भी बात करते हैं कि मीडिया चूंकि इस वक्त एक ग्लोबल विलेज बना हुआ है और मीडिया पर इल्ज़ाम ये है कि वो इखलाकी इक़दार को तबाह कर रहा है, किस हद तक इसमें सच्चाई है? मेरे ख्याल में इसमें 100% सच्चाई है, कोई दो राय इस पे नहीं हो सकती। लेकिन इसमें इतना लाइसेंस जरूर देना चाहिए कि इंटेंशन जो है मीडिया की, क्या वो भी 100% है? मैं समझता हूँ कि शायद वो 100% नहीं है। उनकी इंटेंशन में कमाना है, प्रॉफिटिंग वगैरह है, इस कमजोरी की वजह से वो इस तरफ झुकते हैं। लेकिन सारा का सारा मलबा उन पर नहीं डालना चाहिए। तो मीडिया को अगर हम ऊपर से एक लाइन खींच सकें कहीं कि इस लाइन से, जैसे अभी ये ली कुआन यू की मिसाल दे रहे थे कि ये लाइन है और इस लाइन से आपने पीछे रहना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं, तो यही मीडिया जो है ये अच्छा, क्योंकि देखें जो बुरा काम वो छोड़ेगा, जो बुरा हिस्सा उसको फिर अच्छा ही सही बढ़ेगा ना, क्योंकि बुरे काम में तो आपने आने नहीं देना। दूसरी मैं आपको एक बात करूं, एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी की कि पुराने वक्तों में लोग शादी के वक्त लड़की की जो नानी को देखते थे। प्रॉब्लम यह है कि आज शादी करते वक्त जो है वो देखते हैं कि इसकी नानी के पास कारें कितनी हैं, जायदाद कितनी है, मोटर की कहाँ से आई है, कैसे आई है, तो बड़ी बॉदर। ठीक है। एक बड़ा अच्छा शेर अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर है कि कारवां के दिल से एहसास यहाँ जाता रहा। हमारे मौलवी अनायत अली खान फौत हो गए हैं, उनका एक शेर मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देख। ठीक है। ये जो फीलिंग है ना कि आप जख्मी तो हो गया, कुदरत से जो भी हो गया, चलो गलती से, लेकिन जब आप उस जख्मी को उठाने के लिए जो मुआशरा रुकता नहीं है, असल खराबी वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अमजद इस्लाम अमजद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती शहरयार साहब ने और आतिफ राठौर साहब ने। आप दोनों हजरात को मैं वेलकम करना चाहूँगी। मुफ्ती शहरयार साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि दीन का मुताला हमें बताता है कि बंदों के हुकूक अदा किए बगैर रब को राज़ी नहीं किया जा सकता। साथ साथ हमारे माशरती इक़्तिदार की भी बातें की गई हैं। इस वक्त मुआशी बहरान और माशरती पस्ती जिस नहज पे जा रही है, आप क्या समझते हैं, इसकी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका शहरिया खान साहबा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। वाकई सूरत हाल ये है कि हमारी जो अखलाकी इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई दुगरगू है, ना गुफ्ताबे है। अगर हम आमाल की तरफ देखते हैं तो याद रखिएगा, इस्लाम जो है वो 5% के लगभग जो है इबादत हैं, बाकी 95% मुआमिलात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त नमाज फर्ज की है, तौहीद के रिसालत के इकरार के बाद 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। फिर रोजा है, ज़कात है, हज है। तो ये हज भी जब पैसे होंगे आपके पास एक्सेस में तो आप जा सकते हैं, पैसे आपके पास किसी खास मिकदार से बढ़ जाएंगे तो आप ज़कात दे सकते हैं। रोजा आप सेहतमंद होंगे तो रद्द कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी प्यारी हदीस मुबारक सुनाता हूँ जो शायद आपने इससे पहले शायद ही सुनी हो। अबू दाऊद शरीफ में है, मेरे आका ने फरमाया सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान से, मुझे बताओ मेरे सहाबा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? किसी ने कहा चोरी, जिना, शराब, कत्ल। फरमाया नहीं, इससे भी बड़ा एक गुनाह है। पूछा या रसूल अल्लाह वो गुनाह क्या है? फरमाया अपने वालिदैन का दिल दुखाना, उनकी नाफरमानी करना, ये कायनात का सबसे बड़ा गुनाह है। अब जरा सोचिए, आज के दौर में क्या वालिदैन का दिल दुखाना कोई गुनाह समझा जाता भी है या नहीं? आज ये कह दिया जाता है, अब्बा आपको क्या पता यार, आप पुराने वक्त के आदमी हो, माँ तुम तो दकियानूसी हो, तुमको पता है क्या मैट्रिक तो तुमने किया नहीं है। जिस माँ के कदमों तले जन्नत, जिस बाप को अल्लाह ने कहा मेरी रजा बाप की रजा में है, आज जब उसको ही आप कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल सही। जिसने आपको तरबियत दी,
जिसने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया। अखलाकियात का दर्स आपने यहीं से लेना था, लेकिन जब आपने नहीं लिया तो फिर आपके पास रह क्या जाता है। वाकई आज के नौजवान नस्ल में हमारे पास जो माएं बन रही हैं, जो बाप बन रहे हैं, उनके पास वाकई अखलाकियात की तालीम नहीं है। उनको सिर्फ इतना पता है कि मैंने कॉमर्स लिया है, 2 को 16 किस तरह करना है, 18 को मैंने 24 किस तरह करना है। उनके पास सिर्फ दुनिया की तो तरबियत है, उलूम है, लेकिन आखिरत ये क्या होती है? ठीक, जबकि हम मुसलमान हैं। अब जब आपके सामने आखिरत होगी तो आप हमारे बिल्कुल मुफ्ती साहब, जाओगे। क्यों? ये जबान है जिसके बारे में बताया गया कि यही सही हो, ये दिल और जबान, तो आप पूरे के पूरे सही हैं। अगर ये 2 चीजें खराब हैं तो आपका सब कुछ खराब है। मैं अपने दूसरे मेहमान को भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। आतिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। आतिफ साहब, हम मीडिया की बात करें अगर, तो मीडिया की बदौलत हमने देखा है कि एक ग्लोबल विलेज बन गई है मीडिया की बदौलत, और सोसाइटी मुकम्मल तौर पर मीडिया पर भी इन्हिसार कर रही है। एंटरटेनमेंट साइड जो है वो इस वक्त जड़ें मजबूत कर चुका है, लेकिन माजरत के साथ कहना ये पड़ रहा है कि जिस तरह के ड्रामे, जिस तरह की फिल्में हमारे यहाँ बन रही हैं, इससे तो हमारी माशरा जो है और पस्ती की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। जी, सबसे पहले शाहिया, थैंक यू सो मच। मैं आपके इस प्रोग्राम का पार्ट बना। अभी आप मुफ्ती साहब बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल बेसिक यही है कि हम बेशक इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए, और जहाँ तक बात है हमारे मीडिया की और समाज की बात है, तो एक चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि आज भी हम जब अपने पुराने ड्रामा को देखते हैं, तो बड़े मशहूर ड्रामा सीरियल रहे हैं और उनकी कहानियाँ देखते हैं, तो हमें इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो कि जिसमें इख्तिलाफियात और रहन सहन, कपड़े पहनने का तरीका, बहुत सारी सेंटेंसेस जो उस दौर के हिसाब से जिस तरह पोर्ट्रे किए जाते थे और डेप्थ होती थी और तो अच्छे मैसेजेस भी होते थे। और अब जो डिफरेंस आ गया है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम दुनिया भर में जहाँ भी जाते हैं, हमारे जो एंटरटेनमेंट साइड है, स्पेशली टीवी ड्रामा की, वो सभी जानते हैं, बड़ा पसंद किया जाता है उन्हें दुनिया भर में जहाँ भी हम जाएंगे। स्पेशली एशियन जो हैं, इंडियन जो या पाकिस्तानी हैं, बड़े शौक से आज भी देखते हैं ड्रामा, जो इसी तरह पजीराई भी मिलती है। अब जहाँ तक बात इसलिए है कि कहानियाँ, स्टोरीज जो हैं वो, अब आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे यहाँ टीवी ड्रामा के गिने चुने चंद चैनल हैं जो सबको पता है। अब 2, 4, 5 की तादाद होगी, 6 की होगी। अब जब हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम चूँकि एज एन प्राइवेट डायरेक्टर, फ्रीलांस डायरेक्टर, हम चूँकि बाहर एक प्रोडक्शन हाउस बना के बैठे हैं और हमें काम करना है अपने चैनल्स के लिए। अब ये ऐसे ही है कि हम अपनी चीज़, अपनी स्टोरियों को, अपनी कहानियों को जब सामने प्रेजेंटेशन के लिए या कंटेंट डिपार्टमेंट में भिजवाते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। सब चैनल्स का जो अपना एक मामला है कि उन्हें आज भी लोगों को, मैं ऐसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आज से कुछ टाइम पहले की बात होगी, 1.5 साल पहले की होगी, जब एक जैनब केस हुआ था और उस पर कुछ चैनल्स ने 1 साल तक के तो जो है वो रेप पे ड्रामाज बनाए और वो चलते रहे और उनकी बड़ी रेटिंग भी आती रही, तो वही इशू चलते रहे, जिससे मुझे ऐसा लगा कि ये इशू इतना हाईलाइट करना नहीं चाहिए। हो गया, दुनिया को पता लग गया, न्यूज़ के थ्रू जी हो गया ये काम, बट अब आप उसको ड्रामाटाइज करके, उसको मूवीज बना के, जिसने नहीं देखा आप उसको भी दिखा रहे हो, क्योंकि आपको पता है ड्रामा की सबसे बड़ी व्यूवरशिप जो मासेज हैं वो फैमिलीज हैं, जो घर में बच्चे हैं, खवातीन हैं, सबका नंबर तो बहुत बाद में आता है। तो हम भी कभी कभी हाथ बंधे हुए होते हैं और हम जिस तरह चैनल हमें कहता है कि जी हम ये चीज़ तो नहीं, आप इस चीज़ पे काम करेंगे, हम यही कर सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? जी, मैं समझ रही हूँ। ऊपर जिस तरह घर में पेरेंट्स हैं और हम तरबियत की और इखलाक की अगर बात करते हैं, तो अगर आप एक छोटा सा बच्चा भी दुनिया में आता है, अगर आप इसे अच्छे से घर में भी पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, बट उससे तवज्जो ना दें इस तरीके से, या उसको बात करने का ढंग, तरीका, लोगों से मिलने की तमीज ना सिखाएं, तो वो बच्चा भी, उसके अंदर भी एक, जैसे हम कहते हैं ना, पढ़ा लिखा एक अनएजुकेटेड इंसान होता है, तो वो स्कूल की ट्रेनिंग लेने के बाद भी बेसिक के खिलाफ हमारे घर से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे उससे शुरू होता है जो हम ट्रेनिंग देते हैं। तो
वो आप देखें इस चीज की कमी, क्योंकि अब आपको पता ही ये अपने जो पेरेंट्स हैं, सब जो पेरेंट्स बन रहे हैं, यानी हमारे जो पेरेंट्स अगर हम उनसे कंपैरिजन करें तो उनमें और आज के पेरेंट्स में बहुत डिफरेंस है, यू नो। मैं इंडियन फादर भी ये बात कर रहा हूँ, हम और उनमें बहुत फर्क है, क्योंकि आज हम अपना आधे से ज्यादा वक्त तो घर में रहते हुए भी अपने तो हमें बहुत सारे छोटे बच्चों के लेकिन जब आप जैसे समझदार प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर ये चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ आ रही है, तो देखिए कहीं ना कहीं तो पहल करनी है ना। ये अखलाकी इक़दार जो है पस्ती की तरफ जा रहा है, इसमें एंटरटेनमेंट ड्रामे का बड़ा हाथ है। इस वक्त आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में किस किस्म के, किस नहज के ड्रामे बन रहे हैं कि हम फैमिली के साथ बैठ के देख भी नहीं सकते। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको फिर मैं वही बात करूंगा आपसे कि आपको इस वक्त जो हमारी जो इस्लाह है वो हर तरफ, हर जगह पर, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मुफ्ती साहब भी यहाँ बैठे में किसी भी चीज को अगर अगर हम बोलेंगे इस वक्त हमारी कंट्री में सबसे अच्छी और सेफ जगह ये है, या ये इदारा है, ये डिपार्टमेंट है, ये चैनल है, या ये मस्जिद है, या ये है, तो हम इस दौर में बहुत अजीब अजीब खबरें हर जगह से, हर तरफ से सुन रहे होते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड भी होती हैं और शॉकिंग होती हैं। हम ड्रामों में इतना ही कर सकते हैं कि हमने अभी 1 साल 2 साल में बहुत कोशिश की कि बहुत अच्छे ऐसे स्क्रिप्ट दें। देखें, हमें बाहर एंटरटेन भी करना है और मैसेजेस भी देने हैं, ये दोनों काम तो वाया ड्रामा या बहुत जरूरी है। तो हमने बहुत कोशिश भी की है कि इन चीजों को, क्योंकि आपको बात बताऊं, अब जो बहुत सारे ऐसे राइटर्स भी आ गए हैं जो डायरेक्टली ऐसे कंटेंट दे रहे होते हैं और जिससे आप कुछ चीज कॉन्ट्रोवर्शियल बने या उसमें कुछ ऐसा मसाला हो जो चल रहा हो। लेकिन आतिफ, एंटरटेनमेंट में, माजरत के साथ, एंटरटेनमेंट में, उरियानियत में, फहाशी में बहुत फर्क है। हमने अपने बचपन में जो ड्रामे देखे हैं वो बड़े प्रोडक्टिव होते थे, बड़े मैसेज उसमें होते थे, बच्चों के लिए प्रोग्राम होते थे, क्विज प्रोग्राम होते थे। आप कोई भी टॉप के चैनल्स उठा के देख लें एंटरटेनमेंट का, सिवाय अजीब किस्म की स्टोरीज चल रही होती है बहनोई का साली के साथ, बॉस की बीवी के साथ। आई एम सॉरी टू से, मतलब मैं तो ड्रामे देखती ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मशहूर होते हैं तो कुछ ना कुछ तो खबरें आती हैं। पहल कौन करेगा, इस्लाह कौन करेगा? मैं मुफ्ती शहरियार साहब से भी इसका जवाब लूंगी। कहीं ना कहीं होता है ड्रामे के अंदर, जो भी सब्जेक्ट होता है और जो भी आपने बात की है कि चाहे वो ड्रेसेस पे हो, चाहे सेंटेंसेस पे हो, चाहे सिचुएशंस पे हो, इन सब के ऊपर भी एक ऐसी टीम, एक ऐसा इदारा बनाया गया है जिसका नाम सेंसर बोर्ड है। सेंसर पॉलिसी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आती हैं और उनका काम होता है कि वो इस इशू को डिनाई करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं। अब क्या होता है कि हर चीज के ऊपर कोई ना कोई है, कहानियां ऐसी थी। देखिए, अगर इतनी आजादी के साथ काम करना चाहे तो किसी का नहीं पता, वो कुछ भी बना के कुछ भी लगा दे और तो बिल्कुल ही तो ऊपर भी डिपार्टमेंट है और मैं समझता हूं सबको जो सोचना चाहिए, हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो। जी, मुफ्ती शहरियार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल करके मैं वक्त नहीं जाया करना चाह रही। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को झोंक सियाल याद है? नहीं, आप तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। खुदा की बस्ती याद है? वारिस याद है? आप लोगों को शाहीन याद? नहीं, वारिस तो मुझे याद है। चट्टान याद है? हाँ, ये भी तो ड्रामे थे। अख्तदरन को ले लें। आप कहते हैं सॉरी टू से मेरा इत्तेफाक, जो कहते हैं ना इख्तिलाफ राय मेरा हक है। आप कहते हैं जी कौम मांगती है ये ड्रामा, आशिकी माशूकी मांगती है। नहीं, आज मैंने कल कहीं पढ़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अर्तगल ड्रामा टॉप पर आ गया है। 39 डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वो ट्रांसलेट हुआ है। इट मींस वी पीपल, वी मुस्लिम्स डू लाइक द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। हम मुसलमानों की हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन हमें कहाँ लगा दिया गया? भाभी लगी हुई है बहनोई के साथ और जेवर के साथ और ये सब चक्करबाजियों के अंदर। जब आप इस किस्म की चीज दोगे तो जहरी बात है, आप अगर गंदुम बोगे ये सोचोगे कि जिसके अंदर से जौ निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। एज यू सो वो शैल यू रीप। ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये बहुत प्लानिंग के साथ हुआ है। इससे पहले हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका भी हमें फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं देखता हूं दुनिया में जो लोग हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में इंटरेक्शन में होते हैं, ब्लू आइड, ब्लॉन्ड हेयर्स, ये लोग जब मुसलमान होते हैं तो ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्राउड टू बी कॉल्ड अ मुस्लिम बिकॉज वी आर फॉलोइंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, द रहमतल लिल आलमीन फॉर द ऑल यूनिवर्सेस।
हम उसको फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अखलाकियात का दर्ज दिया। पहले 40 साल हयात तैयबा के अंदर किस चीज का दर्ज दिया? सफा पर बुलाकर पहाड़ पर क्या पूछा था कि अगर मैं तुम्हें ये कहूं पहाड़ के पीछे फौज है, मान लोगे? कहा क्यों नहीं मानेंगे भाई। उन्होंने एंडोर्स कर दिया कि यू आर सादिक एंड अमीन, आप तो सच्चे हैं, आपके अखलाकियात आला हैं, बेहतरीन आप जो है ना इंसान है। तो फिर उन्होंने कहा अल्लाह वहदहु ला शरीक की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दावत दी। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डिड ही, क्या शो किया? ही शोड कैरेक्टर। आज का कैरेक्टर क्या है नौजवान का? बाप बेटे को क्या तालीम देता है? आप झूठ बोल दो, मैं अंदर नहीं हूं। मैं आपको अपना एक जाती वाकया सुनाता हूं। मैं जॉब करता था एक ऑफिस के अंदर, मुझे मेरे बॉस ने कहा, कॉल आई, मुझे मेरा बॉस कहता है यार तुम एक काम करो, इसको बोल दो मैं नहीं हूं। अब मैं परेशान, मैं करूं तो क्या करूं? लेकिन चूंकि थोड़ा सा मौलवियों के साथ बैठा था, कुछ थोड़ी बात हिले बहानों की मुझे आ गई थी। मैंने अपने बॉस से कहा सर डोंट माइंड, प्लीज स्टैंड अप फ्रॉम योर सीट। वो स्टैंड अप हुए। मैंने कहा सर थोड़ा साइड पर आ जाए। साइड पर हुए। मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम, बॉस सीट पर नहीं है। बॉस सीट पर नहीं है, ये सच हो गया, लेकिन ये हीला हो गया। ठीक, ये सच तो हो गया लेकिन ये हीला हो गया। ये इस तरह के हीले बहानों से लेकिन हमारे दिल को इत्मीनान नहीं होगा। हमें बात करनी पड़ेगी। आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि हमें पहला बारिश का कतरा बनना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हमारा मीडिया तो सिर्फ पैदा करने के लिए पैदा हुआ है, चले वोट कमाने के लिए पैदा हुआ है। ठीक है, हलाल या हराम, दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट, ठीक है, डोंट देम केयर अबाउट इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा पैसा कितना आ रहा है, कौम को उसकी मुफ्ती साहब मेरा प्रोग्राम, हाँ ये टॉपिक इतना वास्ट है कि इसके लिए वक्त जो है बहुत कम पड़ गया है। मुफ्ती साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगी, आतिफ राठौर आपका शुक्रिया अदा करूंगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इखलाक से कौमें बनती और बिगड़ती हैं। हम कितनी इखलाकी पस्ती की तरफ जा रहे हैं ये सब आपके सामने। मेरे प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ यही था। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।